Hello everyone, welcome to Sarvoch IAS. The 48th session of UNESCO World Heritage Committee was held in Busan, that is in South Korea, that is in Republic of Korea. And during this session, 25 new properties inscribed globally. 25 new properties were inscribed on the UNESCO World Heritage Sites, World Heritage List. But for UPSC, you do not need to remember all these 25 new properties, which properties are included. We have to see on 6 critical cultural, natural and mixed sites. That is very important. तो आपको ये 25 का 25 याद नहीं रखना है, इसमें से 6 के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये 6 इम्पॉर्टेंट है बहुत फैक्टर के से। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये 6 क्रिटिकल कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड साइट्स जो हैं, और इसके साथ साथ यूनेस्को के लिस्ट में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले। बट बिफोर गोइंग फर्दर अबाउट ऑल दिस लिस्ट, ऑल दिस साइट्स, बिफोर गोइंग फर्दर अबाउट यूनेस्को, हाउ इट वर्क्स, there's a little introduction about this platform to all of you. If you are preparing for UPSC Civil Services examination or any state civil services examination, then you are watching a light lecture. You are at the right platform. Why you are at right platform? Because here you will get all the resources, all the study materials, all the lectures that is required for your smooth and effective preparation. Is completely free, without any cost, without any charge, without any fee. So इस चीज़ का लाभ उठाएं और पढ़ाई करें, और जल्दी से जल्दी IAS IPS बनकर के एक अच्छे से डिपार्टमेंट में जा कर के हमारे देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें। तीसरी चीज़, इसके काम करने के पीछे ये जो फ्री इनिशिएटिव है, इसका पीछे का जो प्रिंसिपल है, वेरी सिंपल प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल ये है कि इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल, योर फाइनेंशियल हर्डल्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर योर एजुकेशन। एजुकेशन हर किसी का राइट है, और ये एक नेसेसरी है चीज़ है, ये एक एसेंशियल चीज़ है, और इसमें सभी के पास एजुकेशन का राइट होना चाहिए। तो सभी को एजुकेशन का राइट होना चाहिए, तब तो जाकर के हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना पाएंगे अपने देश में, तभी तो जाकर के हमारा देश विकास करेगा। तो सर इस बात को याद रखिए कि ये फ्री इनिशिएटिव है और वैल्यूएबल है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर खुशी से, दुखी में, जैसे भी आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों तक मेरे इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर कीजिए, ताकि अगर वो किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिससे उनकी पढ़ाई में किसी तरीके की कोई रुकावट आ रही है, तो उनका हेल्प हो सके मेरे इस फ्रेश इनिशिएटिव से। तो जितनी मेरी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी से मैं बहुत अच्छा हर लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए, विदाउट मच वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स सी व्हाट इज़ यूनेस्को एंड व्हाट इज़ all the 6 new sites that was recently included in UNESCO Heritage List. So today we will discuss 6 such sites, right? That is very important for your prelims examinations. और ये जो 6 साइट हैं, ये आपको फ्रांस में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको ग्रीस में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको जापान में एक साइट देखने के लिए मिलेगा, ये आपको साउथ सूडान में देखने के लिए मिलेगा, और ये पैलेस्टीन, और एक आपका लेबनान में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जितने भी साइट्स को लिस्ट किया गया है रिसेंटली, उन सारे साइट्स का यूनिक फीचर्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस पार्टिकुलर लेक्चर में, हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि ये यूनेस्को है क्या और यूनेस्को काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं
तब तक हम कैसे समझेंगे कि कौन कौन सा साइट ऐड हुआ, किस तरीके का प्रोसीजर है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी साइट को अगर यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड करना है तो सबसे पहले जिस किसी कंट्री में अगर वहाँ की सरकार को, जैसे मान लीजिए भारत है, और भारत में सरकार को ऐसा लगता है कि किसी पार्टिकुलर साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालना चाहिए और वो एलिजिबल है, तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ की सरकार नॉमिनेशन फाइल करेगी। दे नॉमिनेट द साइट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट मस्ट फर्स्ट बी ऑन द कंट्रीज टेंटेटिव लिस्ट। तो नॉमिनेट तो हो गया, लेकिन कंट्री के टेंटेटिव लिस्ट में होना चाहिए ये। और टेंटेटिव लिस्ट के बाद ये जो नॉमिनेशन है, इस नॉमिनेशन को यूनेस्को के डॉसियर कमेटी को सौंपना चाहिए। यूनेस्को के डॉसियर कमेटी को सौंपेंगे। तो सबसे पहले हमने नॉमिनेट किया, टेंटेटिव लिस्ट में डाला और उस साइट को यूनेस्को में सबमिट हमने किया। यूनेस्को का कुछ एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होगा। एक्सपर्ट जो होंगे उसमें ICOMOS, दूसरा IUCN, तीसरा ICROM। ये तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, जिन तीन एजेंसीज़ मिलकर के इवेलुएट करेंगे कि क्या साइट को हेरिटेज लिस्ट में डाला जाना चाहिए या नहीं चाहिए। जिसमें ICOMOS जो है, आप इसका फुल फॉर्म जाकर के घर में पढ़िएगा, और नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये कल्चरल साइट को इवेलुएट करती है। IUCN ये नेचुरल साइट्स को इवेलुएट करती है कि नेचुरल साइट्स क्या हेरिटेज लिस्ट में डाला जाना चाहिए या नहीं चाहिए। और ICCROM जो आपको कंजर्वेशन एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप, अगर कोई साइट के ऊपर डेंजर है, जैसे वो हेरिटेज लिस्ट से बाहर होने का के लिए मतलब वल्नरेबल है, तो इजीली आप उन्हें एक एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कीजिए कि ताकि उसका कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो पहला चीज़ तो आपको ये समझ में आया कि ये एक तरीका है जिससे आप जो हैं यूनेस्को में साइट को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये इवैल्यूएशन हो जाएगा तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका काम होगा, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का काम होगा कि दे एग्जामिन रिकमेंडेशन, और फाइनली ये कमेटी कैन इंस्क्राइब, दिस कमेटी कैन डेफर, दिस कमेटी कैन रेफर or not inscribe that list, not inscribe the site। तो सर ये पूरा का पूरा अल्टीमेटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साइट जो है, जो आपने नॉमिनेट किया है, वो हेरिटेज लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइट्स आर देयर? पहला, नेचुरल, जो नेचुरली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कोई बहुत अच्छा फॉरेस्ट हो, बहुत बड़ी माउंटेन हो, नेशनल पार्क हो, इकोसिस्टम हो, तो पहला साइट तो नेचुरल हो जाता है। दूसरा जो है वो कल्चरल है, और कल्चरल में बहुत बड़ी बड़ी मोनूमेंट्स जिसका अपना एक हिस्ट्री हो, बिल्डिंग्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिक सिटीज़। और तीसरा जो है वो मिक्स्ड, जहाँ पे दोनों फीचर्स हों, कल्चरल भी और नेचुरल भी। तो ये तीन तरीके के साइट आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखने के लिए मिलेंगे। अब मोटा मोटी आपके पास एक बेसिक आइडिया है। बेसिक आइडिया ये है सर आपके पास कि ठीक है, ये साइट्स हैं नेचुरल, कल्चरल, मिक्स्ड। इसमें हम नेचुरल साइट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कल्चरल साइट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और मिक्स्ड साइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर जो है वो सिंपल है कि पार्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी, टेंटेटिव लिस्ट में डालेंगी, फिर उसके बाद वो यूनेस्को की डॉसियर कमेटी को सबमिट करेगी,
कि कृपया करके देखिए हमारा साइट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हेरिटेज साइट है, आपको यूनेस्को में इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और फिर यूनेस्को वाले मल्टीपल एजेंसीज से इसका इवैल्यूएशन करवाएंगे और फाइनली जो यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करेगी कि उसे इंस्क्राइब करेगी, डेफर करेगी या फिर रेफर करेगी या फिर आपके उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो छः साइट्स जो बहुत ही क्रूशियल है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, वो कौन कौन सा है। तो ये आपको फ्रांस में देखने के लिए मिलेगा। द फर्स्ट साइट इज बीच ऑफ द D-Day landings, and it is associated with one of the most important events of the Second World War. On 6th of June 1944, Allied forces landed along the Normandy coast in France as part of Operation Overlord. तो ये जो कोस्ट लाइन है 80 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और यहाँ पे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत ऑलमोस्ट अलाइड फोर्सेस जो है वो लैंड किए थे इस फ्रांस के कोस्ट लाइन में। और इसमें बहुत सारे रीजन है। ये जो 80 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है इसमें बहुत सारे रीजन है, जैसे कि ऊटा बीच, ओमाहा बीच, पॉइंट डू हॉक बीच, गोल्ड बीच, जूनो बीच, स्वॉर्ड बीच। तो ये जो सेक्टर्स हैं, आपसे यूपीएससी में यहीं से सवाल ये बन सकता है कि गोल्ड बीच एसोसिएटेड विद विच कंट्री, या फिर आपसे सवाल पूछ सकता है D-Day लैंडिंग्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बीच के नाम है सर, ओटा बीच, ओमाहा, पॉइंट दो हॉक, गोल्ड, जूनो, स्वॉर्ड। और ये सब आप फ्रांस का मैप अगर देखेंगे तो ये रीजन में सिचुएटेड है सब कुछ। एंड नाउ व्हाई हैज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड दिस एरिया? Because this is not simply a collection of beaches. The landscape contains battlefield remains, military infrastructure that still exist, memorials and places associated with landing operations. तो उस टाइम में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस टाइम में जो एलाइड फोर्सेस ने लैंडिंग किया यहाँ पे, उस समय की यादें, मेमोरियल्स हैं, और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो उस याद को संयोग करके रखने के लिए इसे हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। टुगेदर दिस फॉर्म अ हिस्टोरिकल लैंडस्केप कनेक्टेड विद द लिबरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II. And there is also a broader message here. That this site represents not only military history but also the ideas of sacrifice, liberation and peace. And for prelims, you must have to remember D-Day Beach is in France, Normandy is in France. World War II, due to World War II, this D-Day Beach is recognized in World Heritage Site. Now comes to the next part, that is Mount Olympus. और ये है आपका ग्रीस में। नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है कि हाईएस्ट माउंटेन इन ग्रीस, ऑलमोस्ट 2918 मीटर का ये माउंटेन है। एट फर्स्ट ग्लेंस यू मे थिंक दिस मस्ट बी ए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज माउंट ओलंपस इज अ माउंटेन एंड हैज रिच बायोडाइवर्सिटी, बट दैट वुड बी इनकम्प्लीट. It is a mixed World Heritage Site, and just now I have clarified that mixed sites involves both of these things, cultural as well as natural. राइट तो सबसे पहले तो नेचुरल बात करें तो 2918 मीटर का ये ऊंचाई वाला माउंटेन है. एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, रिच हैबिटेट्स है एंड यूनिक इंडेमिक स्पीसीज सपोर्टिंग वेरिड इकोलॉजिकल जोन्स. और इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी, माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इट इज लेजेंडरी होम ऑफ 12 ओलंपियन गॉड्स एंड जियोस.
तो यहाँ पर कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कि ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट 12 जो ओलंपियन गॉड्स उनका घर माना जाता है, और यहाँ पर आपसे यूपीएससी का ट्रैप बन सकता है। इट इज इंस्क्राइब्ड एज अ मिक्स्ड साइट कंबाइनिंग क्राइटेरिया नॉट प्योरली नेचुरल। तो आपसे दूसरा सवाल, माउंट ओलंपस किस टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्या ये कल्चरल है, नेचुरल है, या फिर मिक्स्ड है? और कहाँ है? तो ये ग्रीस में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो थर्ड है, एंशियंट कैपिटल्स ऑफ आसुका एंड फुजिवारा, जो कि जापान में है। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ नारा बेसिन एंड देर इज 19 components in this particular property. These include archaeological remains of palaces, government complexes, Buddhist temples, and imperial tombs. So it has archaeological importance as well, because a lot of historical monuments, palaces, and their remains still existed in this particular capital. Now, what makes this site historically important? During this period, Japan was developing more organized political institutions and a centralized system of governance. So it was that time period कि वो जापान एक तरीके से सेंट्रलाइज मॉडल को फॉलो कर रहा था. इट ऑल्सो एडॉप्टेड several ideas and institutions from Chinese models of governance and political organizations. Therefore, the site helps us understand the transitions towards a more organized and centralized Japanese state. And it also represents an important stage before the development of later major capitals such as Nara and Kyoto. आपने इस शब्द का नाम सुना होगा क्लास 9th में, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा हिस्ट्री का, तो आपको पता चला होगा कि क्योटो क्या है. और कियोटो से आप क्लाइमेट चेंज पढ़े होंगे तो कियोटो प्रोटोकॉल भी आपको पता होगा, है ना. तो यहाँ से इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये साइट किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उस टाइम का मेमोरी है ये साइट. और इस साइट में बहुत सारे गवर्नमेंट पैलेसेस जो टूटे हुए हैं लेकिन फिर भी आज के डेट में एग्जिस्ट करते, तो इन्हें प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करके रखना हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी यादों को संजो करके रखें. और इसीलिए ये पार्टिकुलर जगह इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब फोर्थ वन, बोमा बेदिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, जो कि साउथ सूडान में, और आप देख सकते हैं ये है फोटो इसका. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अटैच्ड टू इट. दिस इज साउथ सूडान फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी. तो साउथ सूडान में सबसे पहला हेरिटेज प्रॉपर्टी. इट इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल माइग्रेशन, ऑलमोस्ट 6 million एनिमल्स, वाइट ईयर्ड कॉप, टियांग, मोंगाल गजेल, है ना. तो सर ये सब इंपॉर्टेंट स्पेसीज का ये होम है, और यहाँ से माइग्रेशन होता है, माइग्रेटरी लैंडस्केप. 6 million एनिमल्स, आप समझ रहे हैं इस बात को. तो सर इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज इमरजेंसी स्टेटस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर साइट? इंस्क्राइब्ड थ्रू एन इमरजेंसी प्रोसीजर ड्यू टू सेवियर इकोलॉजिकल प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर बोमा बेडिंगिलो migratory landscape and simultaneously placed on the World Heritage in Danger list. तो यहाँ पे आपको 4th नंबर पता चला. 5th नंबर, सेबास्टिया, स्टेट्स ऑफ पैलेस्टीन. Sebastia is an important archaeological site with approximately 28,100 years of continuous urban settlement history. The importance of this site comes from different historical layers preserved here. This includes remains associated with the ancient period. It also have some memory regarding Roman period, Roman Empire, Byzantine period, Islamic periods and Ottoman periods. तो इतने सारे पीरियड्स को के मेमोरी को ये संजो करके रखा है. इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिलेनिया. तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे यादें, है ना. तो सेबास्टिया, स्टेट्स ऑफ पैलेस्टीन.
So it shows the long continuity of human settlement and the interaction between different civilizations and political systems over a long period. And this archaeological continuity is the main reason for its cultural importance. Because of the urgent threats affecting the site, Sevasia was inscribed through an emergency procedure. So two sites were added into UNESCO World Heritage Sites via emergency procedure because there is a lot of danger in the conservation of these two sites. One is Sebasia and another is Boma Bedengilo. ठीक है, अब एक आता है आपका जो लास्ट है माउंट एमएल कैसल्स जो कि लेबनन में. इट इज ग्रुप ऑफ 5 medieval fortifications in southern Lebanon. And why are these castles important? Because they represent the development of military and defensive architecture. है ना? These fortifications were important for controlling movement, communications, and strategic routes. And they also demonstrate interaction between European and Near Eastern architectural and military traditions. So that's why this site is also included in World Heritage Sites. So this is not simply about 5 old castles. It helps us understand how defensive architecture evolved in a region that historically witnessed interaction between different political and cultural powers. And again, there is very important current affairs angle here. That is, the site was inscribed थ्रू एन इमरजेंसी प्रोसीजर है. तो ये भी साइट इमरजेंसी प्रोसीजर से ही इंक्लूड किया गया है एंड वॉज इमीडिएटली प्लेस्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट बिकॉज ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी सिचुएशन अफेक्टिंग दिस रीजन. तो आपको पता है कि वहाँ का पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे लेबनान को इस साइट्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा है. तो इससे बचाने रखने के लिए इस 5 कैसल्स को हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है. अब वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इसका मतलब क्या, इस बात को समझिए. वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स? It means that a World Heritage property is facing serious and specific threats that could damage its outstanding universal value. These threats can come from different sources. For example, there might be armed conflict, there might be natural disasters, climate change, environmental degradation. So multiple factors are involved in the degradation of World Heritage sites. And that's why World Heritage in danger का मतलब यही है. But there is one misconception you absolutely need to avoid. Being placed on the World Heritage in danger list does not mean that the site has been removed from the World Heritage list. The site continues to remain a World Heritage site. The danger list basically sends an international warning, international attention. इंटरनेशनल वार्निंग यहाँ लिख देता हूँ. इंटरनेशनल वार्निंग के तौर पे अगर आपने किसी भी साइट को वर्ल्ड डेंजर लिस्ट में रखा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर शोइंग इंटरनेशनल वार्निंग दैट द साइट्स हेरिटेज वैल्यूज अंडर सीरियस थ्रेट एंड इट कैन लीड टू ग्रेटर इंटरनेशनल अटेंशन, मॉनिटरिंग, कंजर्वेशन असिस्टेंस एंड करेक्टिव मेजर्स. राइट, तो आपने अगर डेंजर लिस्ट में रखा है तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग any heritage site in danger list, that it mobilizes international attention and funding, provides urgent conservation and assistance monitoring, and enables targeted corrective measures. तो सर ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है. अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1972 ड्यूरिंग अ कन्वेंशन. वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कहा जाता था उसको. It aims to protect heritage of outstanding universal value across cultural, natural, and mixed categories that I earlier clarified to all of you. There is some advisory body here, that is ICOMOS, which specifically evaluates cultural sites. IUCN specifically evaluates natural sites, determines evaluation before committee review. And third is committee, World Heritage Committee,
consists of 21 elected state parties responsible for final inscription decisions. ठीक है, तो यही चीज़ आपको जानना था। अब एक बार अगर हम लोग पूरे तरीके से प्रीलिम्स के लिए एक क्विक रिकैप लें तो आपको इस पार्टिकुलर फ्लो चार्ट को देखना है। डी डे बीच कहाँ पे है? फ्रांस में। किस टाइप का साइट है? कल्चरल। और क्या मेमोरी क्यों है इसका? वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो एलाइड फोर्सेस हैं वो नॉर्मैंडी कोस्ट लाइन में लैंड किए थे और इसीलिए आज भी वहाँ पे बहुत सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। माउंट ओलंपस ड्यू टू इट्स हाइट और ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी इट इज़ इंक्लूडेड एंड कहाँ पे है ये? ग्रीस में। तो गॉड्स प्लस बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे मैथोलॉजिकल ये भी है कि वहाँ पे माना जाता है कि ऑलमोस्ट जितने भी ओलंपस गॉड हैं उनका घर माना जाता है। आसुका एंड फुजिवारा ये कहाँ पे है? जापान में। और ये कल्चरल है और ये किस बात को दिखलाता है कि इट वॉज द टाइम पीरियड व्हेन जापान was starting centralizing and Japan was developing that particular state. बोमा बेडेंगिलो जो साउथ सूडान में है यह नेचुरल है और डेंजर लिस्ट में है। मैसिव मैमल माइग्रेशन को लेकर के जाना जाता है। और सेबास्टिया पैलेस्टीन में है, कल्चरल और डेंजर है। और एंशियंट अर्बन कंटिन्यूटी को लेकर के जाना जाता है। माउंट एमएल कैसल्स जो कि लेबनान में है और कल्चरल साइट है और साथ में डेंजर लिस्ट में इंक्लूडेड है और यहाँ पे मिडिवल फोर्टिफिकेशन को लेकर के माना जाता है, इसलिए ये जाना जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं सर जो आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जानना है। चलिए फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मेरा कंटेंट अगर आपको बढ़िया लगा हो, मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या फिर किसी भी तरीके का कोई हेल्प हो जो चाहिए, कोई भी कंसर्न हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं डेफिनेटली आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। चलिए।